Hey guys, welcome to Study with Tanya and I am Tanya. Today we are going to remaining part of the chapter crop production and management. So let's get started. So our next topic is irrigation. So we start with irrigation. Irrigations mean watering to the plants. Watering to the plants this process is known as irrigation. The supply of water, to the crops. अब हम वाटर की सप्लाई करें किसको, क्रॉप्स को, एट अ डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब एक अलग अलग समय पे कि कितने कितने समय बाद उन्हें पानी चाहिए, उस टाइम पे उन्हें पानी दे रहे, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं. सो अब इरिगेशन के सोर्सेज क्या क्या होते हैं. सो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन. सोर्सेज ऑफ इरिगेशन आर wells, ponds, lakes, dams, tubewells, river canals. These are the sources of irrigation. From these sources we take water and give it to our crops. So our next topic is traditional method of irrigation. इस टॉपिक में हमें सिर्फ जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड है ना उनके नाम पता होने चाहिए, बाकी इनके इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, सिर्फ नाम पता होने चाहिए. जैसे ट्रेडिशनल मेथड में हमारा फर्स्ट मेथड क्या आता है, मोट आता है. ठीक है, मोट आता है, उसको हम क्या कहते हैं, वाटर पुली भी कहते हैं. फिर नेक्स्ट आता है चेन पंप, फिर ढेकली और फिर राहत को हम लीवर सिस्टम भी कहते हैं. तो ये हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं कुछ. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन. मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन में हमें डिटेल में पढ़ना होगा क्योंकि इसमें हमारे दो मेथड्स है. फर्स्ट है स्प्रिंकलर सिस्टम, सेकंड है ड्रिप इरिगेशन. तो स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है कि जो हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम है उसमें हम क्या करते हैं, पाइपलाइंस लगी होती हैं पूरे फील्ड में. हमारी ये हमारी फील्ड है, इसमें हमने पाइपलाइंस लगा रखी हैं. ये जो आपकी बोल्ड लाइन दिख रही है ये पाइपलाइंस है हमारे फील्ड में. अब इसमें फील्ड पाइपलाइंस के ऊपर हम क्या ऐड कर देते हैं, स्प्रिंकलर्स ऐड कर देते हैं. आपने देखा भी होगा कि गांव में जब हम जाते हैं तो फिर वो मतलब पाइपलाइंस के ऊपर स्प्रिंकलर्स लगे होते हैं. और ये स्प्रिंकलर्स क्या होता है, इनमें एक रोटेटिंग नोजल होती है जो रोटेट करती रहती है. और जो हमारी पूरी फील्ड है, अगर ये वाला है तो इसमें एक रोटेटिंग नोजल होती है जो रोटेट करके अपने इतने पार्ट में, सर्कुलर पार्ट में पानी प्रोवाइड करती है. ठीक है. और ऐसे हमारा ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि जो हमारा ड्रिप इरिगेशन है उसमें हम बिल्कुल प्लांट्स के जो रूट्स हैं उनके पास हम पाइपलाइंस को बिछाते हैं और उनके पास बिल्कुल छोटे छोटे होल कर देते ताकि जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर उनके रूट्स में जाए. तो इसे हम क्या कहते हैं, ड्रिप इरिगेशन कहते हैं. मोस्टली यूजेबल मेथड स्प्रिंकलर सिस्टम है, पर अगर हमें वाटर कंजर्व करना है तो उसके लिए हम ड्रिप इरिगेशन का यूज कर सकते हैं. बेस्ट मेथड है वाटर कंजर्व करने के लिए. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. तो इस टॉपिक में हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले वीड्स क्या होते हैं. वीड्स हमारे होते हैं द अनवांटेड प्लांट्स दैट आर ग्रोन विद मेन क्रॉप एंड कम्पीट विद द मेन क्रॉप फॉर न्यूट्रिएंट्स. अब इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ कि वीड्स वो सब्सटेंस मतलब वो प्लांट्स होते हैं जो अनवांटेड होते हैं, जो मतलब हमें क्रॉप के साथ चाहिए नहीं होते पर वो ऐसे ही उग जाते हैं और वो जो हमारी मेन क्रॉप है उसके साथ कम्पीट करते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए. तो उन्हें हम क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं. आपने देखा भी होगा कभी आप अगर फील्ड में गए हो तो ये जो मान लो हमारी मेन क्रॉप है तो इसके साथ छोटे छोटे प्लांट्स उगे होते हैं, कुछ ग्रासेस उगी होती है या फिर कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स उगे हुए होते हैं छोटे, उन्हें हम क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं. अब वीड्स को रिमूव भी करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी मेन क्रॉप के साथ कम्पीट करेंगे. अगर हम वीड्स को रिमूव नहीं करेंगे तो हमारी मेन क्रॉप जो है वो उसमें मतलब न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी ना. तो इस वजह से हमें उनको रिमूव भी करना पड़ेगा. तो रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है उसे हम वीडिंग कहते हैं. तो वीडिंग में क्या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम द मेन क्रॉप इज नोन एज वीडिंग. जो मेन क्रॉप में से हम जब वीड्स को रिमूव कर देते हैं तो उन्हें क्या, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं. और उस टाइम पे सिर्फ हमारी मेन क्रॉप ही बच जाती है. तो मेन क्रॉप जो है वो अच्छे से ग्रो कर पाती है और पूरे न्यूट्रिएंट्स मेन क्रॉप तक पहुंच पाते हैं. वीडसाइड्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स. मतलब जो है वीड्स को रिमूव करने के लिए वीडिसाइड भी यूज किया जाता है. जैसे पेस्ट को हटाने के लिए पेस्टिसाइड यूज किया जाता है, वैसे ही कुछ केमिकल्स आते हैं जिन्हें हम वीडिसाइड्स कहते हैं और जिनसे जो हमारे वीड्स हैं वो मतलब मर जाते हैं और फिर उन्हें हम हैंड पिकिंग मेथड से भी रिमूव कर सकते हैं.
So our next topic is harvesting. So we move on our next topic. Our next topic is harvesting. हार्वेस्टिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है. इस स्टेप में इस स्टेप में हमें क्या करना होता है, कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट गेट्स मैच्योर. हमें अपनी क्रॉप जो हमारी हमने फसल उगाई है उसको कटिंग करने की बारी है. कब कट करते हैं, जब वो मैच्योर हो जाती है. जब मैच्योर हो जाती है मतलब अच्छे से पक जाती है, हम तभी तो उसे कट करते हैं. आपने देखा होगा कि जब हम वीट को कब कट करते हैं, जब वो स्टार्टिंग में ग्रो करते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, पर जब वो मैच्योर हो जाते हैं वो गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाते हैं. हम उन्हें तभी कट करते हैं. उससे पहले अगर हम उन्हें कट करेंगे तो वो मैच्योर नहीं हुए होंगे और वो हमारे कोई काम के भी नहीं होंगे. तो इसलिए मैच्योर होने के बाद मतलब उसको अच्छे से पकने के बाद हम उसे कट करते हैं. और कट किसकी हेल्प से किया जाता है, सिकल की हेल्प से, हार्वेस्टर की हेल्प से. ये सारे टूल्स यूज किए जाते हैं. सिकल आपने देखी होगी कुछ इस टाइप की होती है. इसे हम सिकल कहते हैं. और हार्वेस्टर ट्रैक्टर के साथ अटैच करके मतलब ट्रैक्टर से कटिंग करी जाती है उनकी, उसे हम हार्वेस्टर कहते हैं. अब जब हमने हार्वेस्ट कर लिया तो हम मेन ग्रेन को और जो हमारा अनवांटेड जो हमारा मैटर है हम उसे भी अलग करेंगे. तो उसको अलग करने के लिए हमारी थ्रेशिंग मशीन होती है. थ्रेशिंग मशीन क्या होती है, जो हमारी मेन ग्रेन्स होते हैं और जो हमारे जो गेहूं की बालें आपने देखी होगी कुछ इस तरीके की होती हैं, वो इस तरीके का गेहूं होता है. जब इनमें इनको हम ओपन करते हैं तो इसमें से क्या निकलते हैं, हमारे व्हीट ग्रेन्स निकलते हैं. तो जो मेन व्हीट होता है ना, व्हीट को अलग करते हैं उनके प्लांट से. तो उसे क्या कहते हैं, किसकी हेल्प से होता है, वो थ्रेशिंग मशीन की हेल्प से होता है. अब इससे भी आगे एक प्रोसेस होता है जिसमें हम शाफ को अलग करते हैं सीड्स से. अब सीड्स के साथ कुछ थोड़ा बहुत मिट्टी वगैरह आ जाती है तो हम उसे भी अलग करते हैं ना, तो वो उस प्रोसेस को कहते हैं विनोइंग. अब विनोइंग में क्या होता है कि विनोइंग भी काफ़ी तरीके से होती है. जो सबसे पहले होती है वो हैंड पिकिंग मेथड भी यूज़ किया जाता है. हैंड पिकिंग मेथड में हम क्या करते हैं कि गेहूं को ले लिया और उसे साफ कर रहे हैं हाथों से, मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स वगैरह हैं वो हम उसे हाथों से निकाल रहे हैं. और एक दूसरे तरीके से भी होती है कि एक लेडी जिस तरफ हवा चल रही है उस डायरेक्शन में खड़ी हो जाती है. अगर इधर से हवा आ रही है तो वो यहाँ पे खड़ी होगी और वो ऊपर से गेहूं को डालेगी. तो जो हमारी क्रॉप मतलब जो हमारी वो ग्रेन्स हैं वो तो नीचे गिर जाएंगे और उसके साथ जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो हवा के साथ उड़ के आगे चला जाएगा. तो इससे हमारा वीड और शाफ अलग अलग हो जाते हैं. तो इस प्रोसेस को विनोइंग कहते हैं. और नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोरेज. इन स्टोरेज हमें ये पढ़ना है, स्टोरेज में हमें ये पढ़ना है कि हम जो हमारे ग्रेन्स हैं उनको स्टोर कैसे करते हैं. फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग. जो फार्मर्स हैं वो ग्रेन्स को किस में स्टोर करते हैं, जूट बैग्स में स्टोर करते हैं. आपने देखा भी होगा कि फार्मर्स अपने ग्रेन को जूट बैग में स्टोर करते हैं. मतलब कुछ ऐसे रेक्टेंगुलर शेप का होता है और वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है. ठीक है. और जब हम लार्ज स्केल पे हमें जब ग्रेन्स को स्टोर करना होता है, ऑन लार्ज स्केल ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन अ सिलोज. सिलोज मतलब बड़े बड़े कंटेनर होते हैं गेहूं के, उनमें स्टोर किया जाता है. या फिर ग्रेनरीज होती हैं उनमें स्टोर किया जाता है टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट्स लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स. जिनको हमें किससे प्रोटेक्ट करना होता है, पेस्ट से. पेस्ट मतलब कीड़े मकोड़े, चींटियां, फंजाई, एल्गे, इन सबसे प्रोटेक्ट करके रखना होता है. और रैट से भी प्रोटेक्ट करके रखना होता है, क्योंकि अगर रैट ने उनको ग्रेन को खा लिया तो हमारे ग्रेन कम हो गए, वो खराब भी होना स्टार्ट हो जाते हैं. मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करके रखना होता है. मतलब ऐसे रूम बनाया जाता है जिसमें ना तो मॉइस्चर हो ना ज़्यादा एयर हो. वहाँ पे पेस्ट कंट्रोल भी कर सकते हो हम. मतलब और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए मोस्टली हाउसेज में क्या यूज़ किया जाता है, ड्राई नीम लीव्स को डाला जाता है. जो हमारे ग्रेनरीज होती हैं, घर में बड़ी बड़ी ग्रेनरीज भी रखते हैं कुछ लोग. या फिर कुछ लोग जब गेहूं लेकर आते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि ड्राई नीम लीव्स डाल देते हैं. या फिर नैप्थलिन बॉल्स आती हैं जिन्हें हिंदी में कपूर की गोलियां बोला जाता है, वो भी डाल देते हैं. और कुछ लोग तो नीम लीव्स के साथ साथ मैच स्टिक्स भी डाल देते हैं. उनका ऐसा मानना है कि मैच स्टिक और नीम लीव्स के होने से जो है उसमें इंसेक्ट की ग्रोथ नहीं होती, पेस्ट वगैरह की ग्रोथ नहीं होती और रैट भी नहीं काटते उन सब चीज़ों को. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फूड फ्रॉम एनिमल्स. अब इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि हम एनिमल्स से फूड कैसे लेते हैं. एनिमल से फूड लेने का मतलब यहाँ ये है कि हम एनिमल्स को फूड की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिशिंग करते हैं. अगर हम फिशिंग करते हैं
तो हम क्या करेंगे, फिशेस को कैच करेंगे, फिशेस को खाने के लिए यूज किया जाता है, तो हमें फिश से फूड मिल गया। अब हमारा सेकंड स्टेप आता है कि हम एपीकल्चर करते हैं। एपीकल्चर जो फार्मर्स होते हैं हमारे, वो एपीकल्चर करते हैं। एपीकल्चर का मतलब क्या होता है कि वो बी कीपिंग करते हैं। बी कीपिंग मतलब बीज को अपने फार्म्स में रखते हैं, वो मतलब अपनी फील्ड्स में रखते हैं। ठीक है, तो जो बीज होते हैं वो हमें क्या देती है, हनी देते हैं। तो वो क्या करती है, नेक्टर कलेक्ट करके उसका हनी बना देती है, तो हमें बीज से भी एक प्रोडक्ट मिल गया। तो फिर से हमें एनिमल से प्रोडक्ट मिला, क्या मिला, हनी। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट प्रोडक्ट पे आते हैं, जो कि हमारा, हम किससे ले सकते हैं, हैन से ले सकते हैं। अब हैन से भी हम प्रोडक्ट ले सकते हैं, क्या, एग ले सकते हैं, वो भी एक एनिमल प्रोडक्ट हो गया ना। अब नेक्स्ट आता है, जो फार्मर्स होते हैं वो काउ बफेलोज की भी रियरिंग करते हैं, कैटल्स वगैरह रखते हैं वो। तो काउज और बफेलोज से भी हम क्या ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, ये भी हमारा एनिमल प्रोडक्ट हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं गोट पे। गोट से हम क्या ले सकते हैं, गोट से भी हम मिल्क ले सकते हैं, और बहुत ही ज्यादा बेस्ट मिल्क होता है गोट का, बहुत ही ज्यादा मेडिसिनल मिल्क होता है, बहुत ही ज्यादा मतलब यूज किया जाता है, और बहुत ही महंगा भी आता है वो। ठीक है, तो अब हम ये वाला टॉपिक हमारा पूरा हो गया। अब आते हैं एनिमल हस्बेंड्री में। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, रियरिंग ऑफ कैटल्स एंड अदर एनिमल्स आर नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल, अब इसका मतलब क्या है कि जो हमारे कैटल्स और अदर एनिमल्स को रखते हैं, कैटल्स में कौन आते हैं, काउ बफेलो, ये सब कैटल्स में आते हैं। ठीक है, और जो अदर एनिमल्स हो गए, वो क्या हो गया, पिग हो गया, हैन हो गई, ये सारे हमारे अदर एनिमल्स हो गए। तो अब हम इनका क्या करते हैं, इनको पालते हैं। रियरिंग मतलब उनको पालना, उनको खाना देते हैं, और फिर वो अपने उसके बदले में हमें क्या देते हैं, मिल्क देते हैं, एग देते हैं, मतलब वो जो अपने प्रोडक्ट हमें दे सकते हैं वो हमारे काम आता है। तो इसलिए नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा एनिमल हस्बेंड्री। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इस चैप्टर के नोट्स और बैक एक्सरसाइज प्रोवाइड कर दूँ, तो मैं पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।